हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उदय सिंह और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की बुक। ठीक है, मैंने आपको कल दो पॉलिटिकल साइंस की बुक के नाम बताए थे, राजनीति विज्ञान की दो पुस्तकों के नाम बताए थे मैंने आपको। पहली पुस्तक तो थी जिसका नाम था राजनीति सिद्धांत के मूल आधार, राजनीति सिद्धांत के मूल आधार। और दूसरी बुक थी प्राचीन, माफ कीजिएगा प्राचीन नहीं थे, भारतीय प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, ये दूसरी बुक थी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इन दोनों में से कोई एक बुक मैं कल स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम आपकी जो पहली बुक है वो स्टार्ट करने वाले हैं और उस बुक का नाम है राजनीति सिद्धांत के मूल आधार। ठीक है, हम कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हैं? बुक फर्स्ट। आपके दो पेपर होंगे पॉलिटिकल साइंस में, एक फर्स्ट बुक से आएगा पेपर और दूसरा सेकंड बुक से आएगा। तो आज हम इसको आपके फर्स्ट पेपर की जो बुक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट पेपर जिसे हम पहली बुक भी कहते हैं, फर्स्ट बुक भी कहते हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत के मूल आधार। ओके, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार। मैंने आपको बताया था कि इस वाली बुक में, राजनीतिक सिद्धांत के मूल आधार वाली पुस्तक में, हम पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक्स फंडामेंटल्स होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के जो मूल, यानी कि मूल मतलब बेसिक, इसके जो बेसिक्स होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स क्या होंगे? ABCD। और ऐसे हिंदी पढ़नी है तो उसका होगा हमें A A I K K G, ये सब तो बेसिक्स से स्टार्ट करनी होती है। तो हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स पढ़ेंगे इस वाली बुक में। ठीक है, कि बेसिक्स क्या होते हैं, कि पॉलिटिकल साइंस के जो सिद्धांत हैं उनके बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बेसिक्स ये किस तरीके के होंगे। जैसे इंग्लिश में तो अंग्रेजी में तो ABCD ये सब हो जाते हैं और हिंदी में कै ख ग उच्चारण हो जाते हैं जो। अब राजनीति में बेसिक्स क्या होंगे? ठीक है, राजनीति में बेसिक्स होंगे आपके कि राजनीति क्या है, राजनीति कहाँ होती है, राजनीति कौन करता है, राजनीति कैसे की जाती है, राजनीति किसके द्वारा होती है, राजनीति कहाँ हो सकती है, और राजनीति कैसे स्टार्ट हुई, राजनीति कब स्टार्ट हुई, राजनीति कहाँ स्टार्ट हुई। ये बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, ये राजनीति सिद्धांत के बेसिक क्वेश्चन होंगे जो हम इस पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले जब बेसिक्स की बात आ ही गई है तो पहले हम टाइटल की बात कर लेते हैं। हमारा टाइटल क्या है? राजनीति विज्ञान। ये जो राजनीति विज्ञान है, ये टाइटल ही अपने आप में बहुत विवादित है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। क्योंकि राजनीति विज्ञान जो आज के टाइम में इसका नाम है, प्राचीन काल में ये राजनीति विज्ञान इसका नाम नहीं था। ठीक है, ये अलग अलग नामों से अलग अलग टाइम पे जाना जाता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, चाणक्य का। कौटिल्य या चाणक्य बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेट। ठीक है, उन्होंने जिस बुक का नाम लिखा जिसमें उन्होंने राजनीति के बारे में बताया, उसका नाम लिखा उन्होंने अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र से आज के टाइम में क्या जानेंगे? इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे या पॉलिटिक्स के बारे में? बताओ, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानेंगे ना, किसके बारे में जानेंगे? इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये अपने आप में बहुत विवादित रहा है कि इसका जो नाम है
वो पॉलिटिकल साइंस कैसे पड़ गया। देखिए बहुत वाद विवाद हुआ, उसके बाद इसका नाम आज के टाइम में पॉलिटिकल साइंस पड़ा है। पॉलिटिकल साइंस से भी पहले इसका नाम, राजनीतिक विज्ञान से भी पहले इसका नाम क्या था, राजनीति शास्त्र। ठीक है, अब राजनीतिक शास्त्र के बाद क्या लिख गया इसके नाम के पीछे, विज्ञान। ये भी बहुत बड़ा अपने आप में कंट्रोवर्शियल है कि भैया विज्ञान कैसे हो गया इसका नाम, जबकि ये तो सब्जेक्ट तो आर्ट का है। सब्जेक्ट तो किसका है, ये ह्यूमैनिटीज़ का है, मानवीय सब्जेक्ट है। आर्ट कॉलेज में, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप अग्रसेन कॉलेज में पढ़ रहे हो, और ये कौन सा कॉलेज है, आर्ट कॉलेज है। ना तो कॉमर्स है इसमें और ना ही इसमें साइंस है। ये किसका कॉलेज है, आपका आर्ट का। और आर्ट के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस। तो आप कई बार ये भी सोच सकते हो कि इसके नाम के पीछे साइंस क्यों लग रहा है। इस सवाल को भी हम इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे कि हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कह रहे हैं, हम इसे कला क्यों नहीं कह रहे, तो इसको कला कहना सही होगा या साइंस कहना सही होगा। तो ये भी अपने आप का एक विवादित प्रश्न है जो कि इसी चैप्टर के अंदर इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, राजनीति की। राजनीति का मतलब क्या है, देखिए राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग, राजनीति जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरस्तु ने। किसने किया था, अरस्तु ने। राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग सबसे पहले राजनीति शब्द किसने इस्तेमाल किया, अरस्तु ने। अरस्तु कौन है, इसके बारे में जानते हैं आप, ये हैं आपके राजनीति विज्ञान के पिता, राजनीति विज्ञान के पिता या जनक, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अरस्तु। इन्होंने ही सबसे पहले राजनीति विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया था। इन्होंने, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, एक रचना लिखी थी, इन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम था पॉलिटिक्स। क्या था इसका नाम, पॉलिटिक्स। उस पॉलिटिक्स का संबंध था किससे, नगर राज्य से। यूनान के नगर राज्य से। आज जो देश है ग्रीस, ग्रीक जिसे कहते हैं, वो पहले यूनान के नाम से जाना जाता था। उस यूनान में पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जैसे बयाना, हिंडौन, भरतपुर, ऐसे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े, उन्हें नगर राज्य कहते थे। ठीक है, उन नगर राज्यों को लैटिन भाषा में पोलिस कहते थे, और पोलिस से पॉलिटिक्स बना इंग्लिश में। ये लैटिन भाषा में था और ये पॉलिटिक्स इंग्लिश भाषा में हो गया, और हिंदी भाषा में इसका क्या बन गया, राजनीति। ठीक है, तो पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, अरस्तु ने किया। किसमें किया उन्होंने एक बुक लिखी थी, किस नाम से, पॉलिटिक्स नाम से। उस पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक में सबसे पहले जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो राजनीति है। ठीक है, क्लियर हो गया। और अरस्तु कौन है, अरस्तु है द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब बात कर लेते हैं हम कि राजनीति होती क्या है, राजनीति होती क्या है, राजनीति विज्ञान होती क्या है। देखिए हर एक मानव के कई पहलू होते हैं, समाज के मानव के कई पहलू होते हैं, हर एक मानव के जो समाज में रहता है। प्रत्येक मानव के जीवन के कई पहलू होते हैं।
जैसे कि सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू और राजनीतिक पहलू आदि, ऐसे बहुत से पहलू होते हैं। अब जो विधान व्यक्ति के, जो विधान मानव के, व्यक्ति के जीवन के सामाजिक पहलू का अध्ययन करता है, जो विधा, यानी कि जो विधा व्यक्ति के जीवन के सामाजिक पहलू का अध्ययन करता है, वह विधा हो जाएगी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक शास्त्र, जिसे हम क्या लेते हैं एक समाज शास्त्र। एक विषय भी है आपका बीए में समाज शास्त्र। और जो विधा मानव जीवन के आर्थिक पहलू का अध्ययन करेगी उसे हम क्या लेंगे, क्या, अर्थशास्त्र। उसी प्रकार जो विधा मानव जीवन के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करेगी उसे हम क्या कह लेंगे, राजनीतिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान। ठीक है, राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कह लेंगे हम उसको। ठीक है, ये है आपका राजनीति विज्ञान, यानी कि सामाजिक जीवन, व्यक्ति के जीवन के राजनीतिक पहलू का जो अध्ययन करती है विधा, वह राजनीति विज्ञान कहलाती है। ठीक है, राजनीतिक पहलू, ध्यान रखना, राजनीतिक पहलू का। अब हम बात करेंगे किसकी, कि राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ होता है, राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ होता है। हम आज इस बारे में बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है। देखिए, एक विद्वान है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, उनका नाम है मोर्गेनथाउ। उनका नाम है मोर्गेनथाउ। मोर्गेनथाउ नाम है उनका। जब उनसे बात की कि ये पॉलिटिक्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स क्या है, तो उसने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स शक्ति के लिए संघर्ष है। क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है। बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो देश होते हैं, जो राष्ट्र होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रूस, ऐसे जो राष्ट्र होते हैं, वो एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में होते हैं। किसके लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। उस अवस्था का नाम है क्या, राजनीति। अब वो कहते हैं कि ये तो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में। अब वो कहता है नॉर्मल राजनीति के बारे में, वो कहता है प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शक्ति के लिए संघर्ष करता है। यह है क्या, राजनीति। जब दो देश या बहुत सारे देश आपस में शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बन जाती है। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शक्ति के लिए संघर्ष करता है तो वो क्या बन जाती है, राजनीति। ठीक है, अब हम यहाँ पर
पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करेंगे, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, राजनीति विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति विज्ञान एक्चुअली है क्या, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो ठीक है, जब इसको हम पढ़ने की बात करते हैं, राजनीति विज्ञान को समझने की बात करते हैं, तो दो प्रकार के एंगल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, दो प्रकार के चश्मों से, दो प्रकार के दृष्टिकोण से। एक है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत क्या है? एक परंपरागत दृष्टिकोण मतलब नजरिया। एक परंपरागत मतलब पुराना, परंपरागत मतलब पुराना, जो प्रथा चली आ रही है, जो सिस्टम चला आ रहा है, पुराना ढर्रा, जो पुराने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो पुराने जो नियम है, पुराने जो रूल हैं, जो पुराना जो नज़रिया है लोगों का, एक तो वो है परंपरागत नज़रिया, यानी कि पुराना नज़रिया। हम इसको दृष्टिकोण को नज़रिया कह सकते हैं या चश्मा कह सकते हैं कि उस चश्मे से देखना, पुराने चश्मे से देखना। और दूसरा है आधुनिक या समसामयिक, आधुनिक या समसामयिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, किसको? परंपरागत दृष्टिकोण को। राजनीति विज्ञान को जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति विज्ञान में एक्चुअली क्या पढ़ाया जाएगा, क्या राजनीति विज्ञान में किस चीज़ की स्टडी की जाएगी, तो हम आज पढ़ेंगे कि पुराने लोग या पुराने जो दृष्टिकोण के लोग हैं वो क्या सोचते थे कि राजनीति में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण के जो समर्थक जो लोग हैं, जैसे कि ब्लंट शले भी है, गैटल भी है, वो ये सब ये कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति में हमें राज्य का अध्ययन करना चाहिए। किसका? राज्य का अध्ययन। राज्य समझते हो ना आप? हमारा देश, कोई भी देश एक स्टेट होता है, ठीक है, उसका अध्ययन। दूसरा, इसमें भी एक्चुअली इस परंपरागत दृष्टिकोण में भी अलग अलग मत है विद्वानों का। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि राज्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ो तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस होना चाहिए राज्य के बारे में पढ़ना, कि राज्य क्या है, राज्य कैसे बना, राज्य में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, राज्य किन किन से मिलकर बनता है, पुराना राज्य कैसा था, नया राज्य कैसा है और भविष्य में राज्य कैसा होगा, इस बारे में पढ़ना चाहिए। राजनीति का असली जो सिलेबस होना चाहिए वो होना चाहिए राज्य को, ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान। ठीक है, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि सरकार का अध्ययन करना चाहिए। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है। राज्य क्या है? राज्य कुछ नहीं है। राज्य क्या है? बोला उसमें रहने वाले लोग जो जिससे सरकार बनती है और उस राज्य में जो सरकार होती है एक्चुअल में वही सारे काम करती है। तो कहते हैं सरकार इंपॉर्टेंट है, तो बोला राज्य का नहीं, सरकार का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं इसी परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर। और तीसरी कैटेगरी के लोग भी हैं इसी के अंदर, परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर ही है तीनों कैटेगरी के। पहली कैटेगरी के लोग हैं जो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमें सिर्फ राज्य को पढ़ना चाहिए, कि स्टेट राज्य क्या है, कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कैसा था पहले, अब कैसा है, बाद में कैसा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन ये लोग कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य से कोई खास मतलब है नहीं, असली चीज़ तो सरकार है, क्योंकि पावर्स तो सारी सरकार के पास होती है, सरकार ही सारी चीज़ों को लागू करती है। तो हमें सरकार को पढ़ना चाहिए, राज्य को नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा सरकार का अध्ययन करने के लिए कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंदर। ऐसे भी एक कैटेगरी है, सेकंड नंबर की कैटेगरी। थर्ड नंबर की कैटेगरी भी है एक, वो क्या कहती है कि हमें पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ना चाहिए तो उसके अंदर राज्य को भी पढ़ना चाहिए और सरकार को भी पढ़ना चाहिए। राज्य और सरकार दोनों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, किसको? राज्य को भी पढ़ना चाहिए और सरकार को भी पढ़ना चाहिए। राज्य और सरकार दोनों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार की कौन सी कैटेगरी है?
ये तीसरी कैटेगरी है। यानी कि पहले कैटेगरी के लोग ये कहते हैं कि सिर्फ राज्य का अध्ययन करना चाहिए, दूसरा कहता है, दूसरी कैटेगरी के लोग कहते हैं कि सिर्फ सरकार का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, सिर्फ राज्य, सिर्फ सरकार। और तीसरी कैटेगरी ये कहता है दोनों का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना राज्य के सरकार कहाँ बनाओगे, और अगर सरकार नहीं होगी तो राज्य किस काम का। कह रहे दोनों जरूरी हैं और दोनों का अध्ययन भी जरूरी है राजनीति विज्ञान में। तो तीसरी कैटेगरी के लोग ये हैं जो कहते हैं कि दोनों राजनीति विज्ञान को अगर पढ़ना है और राजनीति विज्ञान में अगर कुछ पढ़ाना है, सिलेबस डालना है, तो वो राज्य और सरकार दोनों को पढ़ाना चाहिए। मगर अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं पूरा हुआ है? क्योंकि इसमें देखिए सरकार, राज्य को इन्वॉल्व कर लिया गया है और सरकार को इन्वॉल्व कर लिया गया है, लेकिन अभी भी एक चीज और है जिसको इन्वॉल्व नहीं किया गया है, वह है मानवीय तत्व। मानवीय तत्व, ठीक है। तो जो चौथी कैटेगरी आ जाती है उसमें उन लोगों की आ जाती है जो कहते हैं कि इन तीनों के अलावा उस राज्य में रहने वाले लोग और सरकार को चलाने वाले जो लोग होंगे, जो व्यक्ति होंगे, उनके कुछ इमोशंस होंगे, उनके कुछ वैल्यूज होंगी, उनके कुछ सिद्धांत होंगे, उनकी कुछ मान्यताएं होंगी, उनके कुछ धर्म होंगे, उनकी कुछ फीलिंग्स होंगी जिससे वह प्रभावित होते हैं लोग। तो कहता है कि हमें उन मानवीय तत्वों, उन सभी फीलिंग्स वाले तत्वों को, मान्यताओं वाले तत्वों को, सिद्धांतों वाले तत्वों को और जो भी उनके प्रिंसिपल्स होंगे, ऐसे तत्वों को, ऐसे सभी मानवीय तत्वों का भी हमें इसमें राजनीति विज्ञान में सिलेबस के रूप में समावेश करना पड़ेगा। यानी कि हमें राज्य का अध्ययन करना पड़ेगा, सरकार का अध्ययन करना पड़ेगा और मानवीय तत्वों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है ये तीनों कैटेगरी में तो देखो यही दो चीजें आ रही हैं, राज्य का अध्ययन और सरकार का अध्ययन, देखो दोनों आ गई, है ना। वो कह रहा है इनके अलावा, इन दोनों के अलावा भी मानवीय तत्वों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मानवीय तत्व होंगे उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा, जिनसे राज्य और सरकार दोनों ही प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि राज्य में निवास करने वाले लोग मानव हैं और उस सरकार को चलाने वाले लोग भी मानव ही हैं। तो उन मानवों के अंदर कुछ मानवीय तत्व होते हैं जिनसे राजनीति प्रभावित होती है। उन तत्वों का भी हमें अपने सिलेबस में समावेश करना पड़ेगा। ये परंपरागत दृष्टिकोण का हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का क्या है, ये एक प्रकार से कार्य क्षेत्र भी कह सकते हैं कि हम कि इस क्षेत्र में हम इसका एक्चुअली हम इसे क्षेत्र मान सकते हैं, कार्य क्षेत्र नहीं, इसका हम क्षेत्र मान सकते हैं कि ये इसका क्षेत्र है परंपरागत दृष्टिकोण का, कि राज्य को पढ़ा जाए, सरकार को पढ़ा जाए और मानवीय तत्वों को भी पढ़ा जाए, जिससे राज्य और सरकार